India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर से रेप मर्डर केस में मुख्य दोषी संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का ऐलान करते वक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल रबन दास ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं, इसीलिए इस मामले में वो अपराधी को उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित परिवार को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए देने का फैसला सुनाया है। हालांकि पीड़ित परिवार ने इसे लेने से मना कर दिया है। 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी करार दिया था। सेशन जज अनिबान दास ने घटना के 162 दिन बाद ये फैसला सुनाया था। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। संजय की सजा के लिए 160 पेज का फैसला लिखा गया है और सोमवार को संजय राय को आपको बता दें कि कोर्ट ने मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को 12:30 बजे कोर्ट ने संजय रॉय जो कि दोषी हैं, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी। जज अनिबान दास ने संजय रॉय से कहा है कि ये बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था। दोषी संजय रॉय ने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है, मैंने कुछ भी नहीं किया और इसके बावजूद मुझे दोषी करार दे दिया गया। उसने कहा कि मुझे जेल में पीटा गया और दस्तावेजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर भी किया गया। वहीं संजय रॉय के वकील ने कहा है कि हमें इस बात की सबूत दिए जाने चाहिए कि दोषी में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। फांसी के अलावा कोई सजा दी जाए ताकि उसे सुधार का वक्त मिले। वहीं सीबीआई के वकील ने कहा कि हम फांसी की मांग करते हैं ताकि लोगों के बीच में समाज पर भरोसा बना रहे। रेप मर्डर पीड़ित के माता पिता और साथ ही वकील ने कहा है कि दोषी को फांसी की सजा दी जाए और ऐसे में सजा के साथ साथ उसको फांसी दी ही जाए। साथ ही संजय सिविक वॉलंटियर था और अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया है। उसने इस पीड़ित के साथ अपराध किया है जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। वहीं पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि हम फांसी की मांग करते हैं। संजय की मां बहन ने कहा है कि वे सजा के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, भले की फांसी ही क्यों ना दी जाए। मां ने कहा कि मैं उस लड़की के मां बाप का दुख समझती हूं, मेरी भी बेटियां हैं। अदालत ने घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट को सजा का आधार बनाया है, जिससे कि संजय रॉय के इस मामले में शामिल होने के सबूत मिले हैं। बता दें कि घटनास्थल और पीड़ित डॉक्टर की बॉडी पर भी संजय का डीएनए मिला था। आरजीकर हॉस्पिटल में 8 से 9 अगस्त की रात 20 डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में प्रदर्शन हुए। बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थी। 9 अगस्त की घटना के बाद आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स और पीड़ित परिवार ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के आदेश नहीं दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। आरोपी संजय रॉय के अलावा मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने भी आरोपी बनाया था, लेकिन सीबीआई 90 दिन के अंदर घोष के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं कर पाई, जिस कारण सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को घोष को इस मामले में जमानत दे दी। इसके अलावा ताला थाने के पूर्व प्रभारी अभिजीत मंडल को भी चार्जशीट दायर न करने के कारण जमानत दी गई।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर उनकी कथित टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रांची की निचली अदालत में चल रहे मानहानि के मुकदमे पर रोक लगाई है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने राहुल गांधी पर दर्ज किए गए मानहानि के मुकदमे में रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता नवीन झा को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते और उस पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद के लिए तय कर दी है। राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ जारी कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहले चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह के लिए हत्यारा शब्द का इस्तेमाल किया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राहुल गांधी की अपील पर झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। इनकम टैक्स वसूली से जुड़े हुए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। बता दें आपको कि पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के रुख पर सवाल खड़ा किया था। दरअसल हाईकोर्ट, जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने 100 करोड़ बकाया टैक्स की वसूली के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जाने को कहा था, जिसके खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अब इनकम टैक्स वसूली से जुड़े हुए मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की फांसी को उम्र कैद में बदलने की मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 18 मार्च तक फैसला लेने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट केंद्र सरकार को आखिरी मौका दे रहा है। अगर केंद्र सरकार फैसला नहीं ले पाई तो अदालत मैरिट के आधार पर सुनवाई शुरू करेगा। सुनवाई के दौरान राजवाना की तरफ से दलील दी गई थी कि बम ब्लास्ट में मुख्यमंत्री की मौत हो गई थी और इस मामले में जुलाई 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने 2010 में सजा को बरकरार रखा था और इसके बाद वह 27 साल से जेल में हैं और 2012 से दया याचिका लंबित है। राजवाना की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि मौत की सजा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है। साथ ही दया याचिका का फैसला होने पर पैरोल पर भी छोड़े जाने की मांग की गई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ये एक मुख्यमंत्री समेत 16 लोगों की हत्या का मामला है और सरकार अभी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने राजवाना की मर्सी पिटीशन पर गृह मंत्रालय से जल्द फैसला लेने को कहा था। राजवाना लगभग 27 साल से जेल में बंद है और उसकी दया याचिका भी 12 साल से ज्यादा वक्त से केंद्र सरकार के पास लंबित है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर की निचली अदालत में पेश करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और सीबीआई की याचिकाएं दाखिल जो हुई थी उस पर सुनवाई हुई। बता दें आपको कि जस्टिस अभय एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को निचली अदालत में मामले की सुनवाई के लिए एक प्रभावी सेटअप तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके जरिए मामले की सुनवाई हो सके। कोर्ट का यह आदेश अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सुनवाई कर रखी जम्मू कश्मीर की निचली अदालत के द्वारा दिए गए आदेश पर विचार करने के बाद दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि अदालत में लगाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मामले की सुनवाई सही ढंग से नहीं हो सकेगी। और ऐसे में साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इंचार्ज आईटी को निर्देश दिया है कि तिहाड़ जेल में वीसी से सुनवाई के लिए दी जाने वाली सुविधा का भी जांच करें, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या सुविधाएं इतनी अच्छी है
कि यासीन समेत मुकदमे में गवाहों से जिरह को सही ढंग से कर सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को कहा कि इस मामले पर वह आवश्यक कार्रवाई करे और नई स्थापित की जा रही प्रणाली की जांच के लिए किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और साथ ही साथ 17 फरवरी तक कोर्ट में दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट 21 फरवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक को लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास के आरोपों पर फैक्ट फाइंडिंग जांच करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर एक सुनवाई यानी कि आवेदन पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किया है, जिसमें आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि वह मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। एसपी ने 4 सप्ताह के भीतर अदालत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा और आवेदकों की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए। वहीं मिश्रा की ओर से एक पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि आवेदन प्रचार उन्मुख था। उन्होंने जोर देकर कहा कि संबंधित दिन मिश्रा लोकसभा सचिवालय में थे और आरोपों के गलत होने का इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। जब दवे ने आरोप लगाया कि आवेदकों ने मिश्रा के खिलाफ बार बार ऐसे आरोप लगाने की आदत बना ली है, तो भूषण ने मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका के माध्यम से अदालत का ध्यान खींचा, जिसमें कहा गया कि प्रभावित किए जाने वाले गवाहों की पहचान प्रतिशोध डर के साथ ही उजागर नहीं की जा सकती है। वकील ने अदालत से रिकॉर्डिंग दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिससे ये दिखाया जा सके कि गवाह को गवाही न देने के बदले में इनाम देने का वादा किया गया। इस बिंदु पर जस्टिस साकांत ने टिप्पणी की कि ऐसे परिदृश्य में ये पता लगाने के लिए समानांतर जांच की आवश्यकता हो सकती है क्या कि प्रभावित करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति मिश्रा का सहयोगी है या किसी और द्वारा लगाया गया। न्यायाधीश ने विचार व्यक्त किया कि पुलिस आयुक्त को आरोपों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। ये मामला अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में 5 लोगों की हत्या से जुड़ा हुआ है, जब आशीष मिश्रा के काफिले के वाहनों ने कथित तौर पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक समूह को कुचल दिया था। इस मामले ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया क्योंकि मिश्रा के पिता अजय कुमार मिश्रा उस समय केंद्रीय मंत्री थे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 17 एडवोकेट सीनियर डेजिग्नेशन दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका दायर की है। एडवोकेट संजय दुबे द्वारा दायर याचिका में 29 नवंबर 2024 की अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है, जिसके तहत 17 एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेशन के रूप में नामित करने की अधिसूचना जारी की गई है और 67 एडवोकेट को स्थायी आयोग की सिफारिशों पर स्थगित सूची में रखा गया। इस समिति में तत्कालीन चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस विभू बाखरू, जस्टिस यशवंत वर्मा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा, सीनियर एडवोकेट सुधीर नंदरा जोग और सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर शामिल थे। याचिका में कहा गया कि सीनियर डेजिग्नेशन के नियमों के तहत परिभाषित स्थायी समिति के सदस्यों में से एक के इस्तीफे के बाद कानून की दृष्टि में ऐसी कोई समिति नहीं है जो कि एडवोकेट को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के फुट्स कोर्ट को सिफारिश कर सकती थी। और हालांकि सिफारिश में मिस्टर सुधीर नंदरा जोग का नाम सदस्य के रूप में उल्लेख किया गया, लेकिन इस पर न तो उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए और न ही अन्यथा अनुमोदित किया गया। मिस्टर सुधीर नंदरा जो हैं वो उन्होंने प्रक्रिया में सभी अवैधताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उक्त समिति में दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते थे और इसीलिए सचिवालय पर यह दायित्व था कि वह पहले उस स्थान को भरे और स्थायी समिति का पुनर्गठन करें।
में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों पर बैन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए हिंद को केंद्र के द्वारा दिए गए जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय देते हुए मामले की सुनवाई 25 मार्च को करेगा। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच में SG तुषार मेहता ने कहा है कि यह हैरान करने वाला है कि सीमेंट, सरिया, आटा, बेसन, यहाँ तक कि पानी की बोतल सब हलाल सर्टिफाइड किया जाता है और इस सर्टिफाइड यानी कि इस सर्टिफिकेशन से लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादों पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आग्रह किया है कि हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पाद महंगे हैं और न्यायालय को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है कि देश भर के लोगों को महंगे हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पाद सिर्फ इसलिए खरीदने पड़ते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उनकी मांग की है। वे जमीयत की ओर से पेश वकील ने कहा है कि अल्कोहल की चीजें अगर इस्तेमाल होती है तो इस पर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। वहीं बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न के आरोपी के कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत के बाद मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो गई है। रिपोर्ट में आरोपी की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया है। आरोपी के पिता द्वारा दायर याचिका के संबंध में जिसकी कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत हो गई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश की गई है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में रिपोर्ट पढ़ी है। खंडपीठ ने कहा है कि ये कहा जाता है कि एकत्र की गई सामग्री और FSL रिपोर्ट के अनुसार मृतक के माता पिता के आरोप उचित हैं और ये 5 पुलिसकर्मियों इसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के साथ विवाद में 5 पुलिसकर्मियों द्वारा इस्तेमाल किया गया बल अनुचित था। ये पुलिसकर्मी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार है और ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार बंदूक पर मृतक के फिंगरप्रिंट नहीं है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस का ये रुख कि उन्होंने निजी बचाव में गोली चलाई अनुचित है और संदेह के घेरे में है। महाराष्ट्र के मुख्य लोक अभियोजक हितेन वेनेगावकर ने अतिरिक्त लोक अभियोजक प्राजक्ता शिंदे के सहायता से खंडपीठ को सूचित किया कि राज्य कानून के अनुसार कार्य करेगा और FIR दर्ज करेगा। न्यायालय याचिकाकर्ता पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने विभिन्न राहतों के साथ ही मामलों की जांच के साथ साथ दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि यौन उत्पीड़न को अदालत में कैसे सिद्ध किया जा सकता है। आप भी सुनिए। How is sexual assault proven in court? The Supreme Court of India ने ये क्लेरिफाई किया है कि बॉडली इंजरी जरूरी नहीं है सेक्सुअल असॉल्ट को प्रूव करने के लिए और ये मिथ तोड़ दिया कि विजिबल मार्क्स एसेंशियल है। विक्टिम्स ट्रॉमा पे अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कोई करेक्ट रिएक्शन नहीं होता है। ये प्रिंसिपल 2023 सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स में एम्फसाइज किया गया है। ये समझाता है कि जस्टिस एविडेंस पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि कोई स्टीरियोटाइप्स पर। दलीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में कोर्ट ने किडनैपिंग और इंड्यूसमेंट चार्जेस पर कन्विक्शन ओवरटर्न किया है क्योंकि विक्टिम के टेस्टिमनी ने दिखाया कि वो वॉलंटरी गई थी और प्रोसिक्यूशन के क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। इस रूलिंग से ये अफर्म किया कि इंजरीज का एब्सेंस विक्टिम के स्पेसिफिक रिएक्शन और क्राइम को नलिफाई नहीं करता। एक क्रेडिबल विक्टिम टेस्टिमनी बिना किसी कोरैबोरेटिव एविडेंस के भी कन्विक्शन सिक्योर कर सकता है। सेक्शन 114A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये प्रिज्यूम करता है कि कंसेंट नहीं था अगर विक्टिम ने ऐसा टेस्टिफाई किया हो, प्रोवाइडेड इंटरकोर्स प्रूफ हो गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे कि अक्यूज और विक्टिम के साथ लास्ट सीन होने केसेस को स्ट्रेंथन करता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट फॉलो इंडिया लीगल।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.